और अब आपको देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सबसे दमदार इंटरव्यू के कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। यह इंटरव्यू मैंने कल यानी रविवार को किया था। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं। कश्मीर समस्या से लेकर मौजूदा राजनीति और देशद्रोहियों के प्रति सहनशीलता से लेकर पठानकोट के हमले तक कई मुद्दों पर राजनाथ सिंह ने मेरे सवालों के दमदार जवाब दिए। इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भी वो कभी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल नहीं थे, यानी उनके और नरेंद्र मोदी के बीच कभी भी शक्ति और अधिकारों को लेकर किसी तरह का संघर्ष या टकराव नहीं हुआ। लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं, 2014 में भी इस तरीके से देखते थे जब कि आप उस वक्त भी एक प्रधानमंत्री पद के एक बहुत सशक्त दावेदार थे। नहीं था। और अगर मोदी जी के बाद कोई सबसे बड़ा कद इस सरकार में है तो वो आपका है। ये कौन कहता है? नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं मानता बहुत बड़ा कद है। कद क्या होता है? क्योंकि मुझे याद है उस वक्त, और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार कभी नहीं था उस समय भी, जब ये चर्चा चली प्रारंभ हुई। आपको ये तो याद होगा ये चर्चा चली थी। हाँ, चर्चा चलाई थी लोगों ने, और यहां तक कि मीडिया में भी चली थी। तो उसमें मैंने क्लैरिफाई किया था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी यदि इमर्ज करती है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लोगों ने यह भी सवाल कर दिया कि मान लीजिए सरकार समर्थन न मिले। मैंने कहा समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? ये तो काल्पनिक प्रश्न है। और मैंने कहा कि नहीं मिलेगा उस समय, केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष में बैठेगी। मैंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया था उस समय। आपके कार्यकाल में जेएनयू का इंसिडेंट हुआ, आपके कार्यकाल में एनआईटी श्रीनगर का इंसिडेंट हुआ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की सहनशीलता कहाँ तक है, कहाँ तक आपकी सहने की क्षमता है, क्योंकि आपके घर से ही 10-15 किलोमीटर दूर पर भारत को तोड़ने के नारे लग रहे थे उस वक्त। और बाद में जब आपने कार्रवाई की तो ये भी आरोप लगने लगा कि सरकार ने उस पूरे मामले को मिस हैंडल किया। दिल्ली पुलिस ने भी उस मामले को मिस, जिसको आरोप लगाना हो आरोप लगाए। जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई हुई, और कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है। आगे भी दिल्ली पुलिस को जो कुछ भी करना होगा, जो चार्जशीट सबमिट करनी होगी, आगे इस कार्रवाई को बढ़ाना होगा, वो दिल्ली पुलिस करेगी। इस मामले में मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई भारत को तोड़ने के नारे लगाता है, भारत की राजधानी दिल्ली हो अथवा कोई भी कोना हो, भारत को तोड़ने के, भारत को बर्बाद करने के लिए कोई नारे लगाता है, तो दुनिया इसे बर्दाश्त कर ले। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार उसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और किसी भी सूरत में हम लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे पास राजनाथ जी कुछ आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि असल में कश्मीर अब उबल रहा है अंदर ही अंदर, और कश्मीर कभी भी एक, जिसको कहते हैं कि ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। जैसे अगर आप ये देखिए कि अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जनवरी 2016 से अप्रैल 2016 तक 4 महीनों के अंदर 26 आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, यानी अंदर आ गए। इसी तरीके से 20 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके घुसपैठ करने में कामयाब रहे, एक दूसरी रिपोर्ट बताती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल ये कहता है कि 22 मई 2016 तक जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हुई उसकी वजह से 3 नागरिक और सुरक्षा बलों के 10 जवान तो मारे ही गए, लेकिन 47 आतंकवादी भी आप लोगों ने मारे। तो रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन इसमें जो इंटरनल कश्मीर से उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत चिंता की बात है, और उस पर हम लोग भी एक सीरीज़ कर रहे हैं। हमें जो वहाँ से रिपोर्ट आई वो ये है कि लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से मिलता है। नहीं, ये 2 वर्षों में बढ़ा हो ऐसा नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि पिछले 15-20 वर्षों से सिलसिला चला रहा है, 20-25 वर्षों से कश्मीर में चला रहा है। लेकिन उस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश हम लोगों की तरफ से हो रही है, और इस समय की भी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, हालात में और सुधार लाने के लिए कुछ कदम ऐसे प्रभावी उठाए जाएंगे जिससे कि हालात में सुधार हो। आपको एक सुझाव ये देना चाहता था, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें ये कहा और हम भी उस पर सोच रहे थे कि ये जो 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं या 80 करोड़ कैमरे हैं जो कि उन मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के सहारे अगर आप इनको इस्तेमाल कर सकें और अगर आप इनको इंटेलिजेंस इनपुट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है।
आपको इस तरह का कुछ सोचना चाहिए। और देखिए, आपका सुझाव है, मैं देखूंगा इसे क्या हो सकता है। और दूसरा ये था कि जब हम गाँव में जाते हैं तो लोगों को योजनाओं के बारे में तो पता है, लेकिन गरीब आदमी को ये नहीं पता होगा कि मुझे लेकर कौन जाए, कैसे होगा, बैंक में खाता खुलेगा कैसे, या मुझे बीमा मिलेगा कैसे। तो अगर आप हर गांव में एक गाइड को रख दें, असल में वो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है जी, और मैं समझता हूँ उसी के परिणाम स्वरूप आज 99 पॉइंट समथिंग ऊपर का परसेंटेज है कि इतने लोगों के खाते आज बैंकों में खुल गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। तो अगर आपका कोई योजना गाइड भी हो ना, अगर गांव में एक योजना गाइड अगर आपका हो जो कि सारे गांव वालों को ये सुविधा और जानकारी दे कि इस योजना में आप ऐसे जा सकते हैं, तो शायद हमें लगता है कि आपको ये करना चाहिए। अच्छा सुझाव। 2014 तक टीम के कप्तान आप थे। आप वो पार्टी अध्यक्ष हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन पाए। उस वक्त कप्तान आप थे, वो आपकी टीम में खेल रहे थे। अब कप्तान वो हैं और आप उनकी टीम में खेल रहे हैं। 2014 और 2016 में जो ये रोल रिवर्सल हुआ है, इसको आपने किस तरीके से लिया? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो चलता ही है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल का मैं एक मंत्री हूँ और उस समय संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए था, वो मैंने भूमिका का निर्वाह किया। ये तो हर क्षेत्र में होता है, केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में होता है।